जबरदस्त खबर है। खबर यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बन गया है रूस। शानदार खबर। खबर क्यों शानदार है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि इतने दिनों से रूस और यूक्रेन के युद्ध में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है, वही यूएन जो अमेरिका में अपना मुख्यालय रखता है, वहां का अध्यक्ष रूस बन गया है। जबरदस्त खबर है। इस खबर की गंभीरता पता है आप कैसे पता लगा पाएंगे? हाँ, पहले तो अंतरराष्ट्रीय रूप से ये महत्वपूर्ण है ही, संगठनों से विचित्र मतलब महत्वपूर्ण है ही। इसका महत्व आप इससे लगाइए कि दुनिया भर में शांति के लिए संस्था समझी जाती है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है। दुनिया में शांति की जिम्मेदारी उन्हीं की है। आज जहां दुनिया के 141 देश जिसके खिलाफ वोट कर चुके हैं, दैट इज रशिया, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बन गया है 1 महीने के लिए। आप पूछेंगे किसने बना दिया? साहब, ये इनके नियम के अनुसार, यूएन का नियम है कि सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट जो मेंबर हैं, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर यूएनएससी का प्रेसिडेंट बनते हैं। इंडिया थोड़े दिन पहले प्रेसिडेंट रहा था, अब रशिया की बारी है। रशिया इस समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर प्रेसिडेंसी कर रहा है यूएनएससी की। अब दूसरी बात सुनिए, आपको पता है यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहां है? मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क शहर में मुख्यालय है। बड़ा सवाल है, अगर आपको याद हो, जब अमेरिका की प्रेसिडेंसी थी तो भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब न्यूयॉर्क यात्रा पर गए थे। आपको याद होगा वो एपिसोड जिसमें पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो का एक बयान, जिस पर जयशंकर साहब ने उन्हें खरी खोटी सुनाई थी। वो जमाना याद होगा, हमने अपने सेशंस में खूब किया है, इनके इंस्पायर इंडिया पर भी खूब किया है, ध्यान आ रहा है? ऐसे ही अब जब इनकी प्रेसिडेंसी है तो रूस की तरफ से रूस के विदेश मंत्री सरगेई लाव्रोव क्या अमेरिका जाएंगे? बड़ा सवाल है। जाएंगे तो सही, लेकिन क्या अमेरिका उन्हें आमंत्रित होने देगा? क्यों साहब? उनके ऊपर तो सैंक्शंस लगे हुए हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं कि वो अमेरिका आ नहीं सकते। यूनाइटेड नेशंस में ऐसी कैसी विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, आज के सेशन में हम यही जानेंगे। और तो और यूक्रेन कह रहा है कि इससे ज्यादा और क्या मजाक बन सकती है अंतरराष्ट्रीय संस्था की कि जिस देश के खिलाफ 141 देश यूएन के अंदर वोटिंग कर चुके हों, वो देश उसकी अध्यक्षता करेगा, अपने हिसाब से मुद्दे डिसाइड करेगा। इंटरेस्टिंगली, जो अमेरिका अपने द्वारा प्रतिबंध लगा चुका है पुतिन और सरगेई लेवरोव पर, क्या वो आ पाएंगे अमेरिका? गजब सी है। और सबसे बड़ी बात, जब आपने इनको पहले ही वॉर क्रिमिनल अनाउंस किया हुआ है, प्रतिबंधित अनाउंस किया हुआ है, और अगर ये आपके यहां आ गए तो क्या आप इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे? इंटरेस्टिंग है साहब। देखिए, रशिया अज्यूम्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी डिस्पाइट यूक्रेनियन एंगर। रशिया रन्स टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दिस मंथ। यूक्रेन से इट्स द वर्स्ट अप्रैल फूल जोक, यानी अप्रैल फूल का मतलब इनके ऊपर अप्रैल फूल का काफी बड़ा इंपैक्ट है। यूक्रेन का रिएक्शन यहां जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि यूक्रेन मसले पर रूस के खिलाफ 141 देशों को अमेरिका करने में कामयाब हुआ था। आप यहां खबर देखते हैं, यूक्रेन सेज ए सिंबॉलिक ब्लो। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस बात को ना भारत भी मल्टीपल टाइम उठाता आया है। बात क्या उठाते हुआ आया है? भारत ने मल्टीपल टाइम इस विषय को उठाया है अंतरराष्ट्रीय मंच पर कि यूएनएससी के अंदर अब सुधार किया जाना चाहिए। तो बड़ा सवाल है, क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये देश रशिया को बाहर निकाल सकते हैं? और बड़ी बात, क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रूस को निकाल कर भारत को एंट्री दी जा सकती है? बहुत सारे सवाल। क्या यूनाइटेड नेशंस के अंदर सुधार संभव है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें कि वीटो पावर की डिमांड इंडिया ना जाने कब से कर रहा है, क्या संभव है कि रूस को निकालकर भारत को मेंबरशिप दे दी जाए? ये तमाम बातें, और सबसे बड़ी बात तो यही रहेगी, क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रूस को बाहर निकालने के लिए दुनिया के सारे देश एक हो जाएंगे? क्या कोई प्रोविजन ऐसा है? बहुत सारी चीजें हैं आज के सेशन में जानने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। आपके सामने एक वीडियो प्ले हो रहा है जिसमें दिमित्री कुलेबा कौन है? दिमित्री कुलेबा यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं। उनका द्वारा एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने बकायदा ये बताया कि किस प्रकार से रूस के द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करके इतनी बड़ी एजेंसी की मजाक बनाई जा रही है। और तो और दिमित्री कुलेबा ने कहा कि रशिया की यूएनएससी प्रेसिडेंसी जो है वो एक तमाचा है उन इंटरनेशनल कम्युनिटीज के ऊपर। आई अर्ज द करंट यूएनएससी मेंबर टू थ्रॉट
एनी रशियन अटेम्प्ट टू अब्यूज इट्स प्रेसिडेंसी, कि आप जो भी संभव हो इसकी प्रेसिडेंसी के खिलाफ काम करने का वो करिए, ये इन्होंने डिमांड की है। रशियन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी ऑन अप्रैल 1 इज ए बैड जोक, रशिया हैजंट अपसर्ड इट्स सीट। भाई साहब ये गजब की न्यूज हो गई है। इस गजब न्यूज में इंटरेस्टिंग तथ्य ये है कि जब 24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, उस समय पर 26 फरवरी के दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने, जहां पर न्यूयॉर्क के अंदर यूएन का मतलब हेड ऑफिस है, उस यूएस ने पुतिन पर और लेवरोव के ऊपर प्रतिबंध लाद दिए थे। प्रतिबंध लादने का मतलब यह हुआ कि ये दोनों लोग अब यूएस की यात्रा नहीं कर सकते। जिस न्यूयॉर्क के अंदर यूएन का ऑफिस है वहां नहीं जा सकते। ये खबर आप कब की देख रहे हैं? 26 फरवरी 2022 की। कौन कौन? लेवरोव और पुतिन। जबकि अब अगर प्रेसिडेंसी रशिया के पास है तो संभव है कि लेवरोव को जाना पड़े। देखना होगा दुनिया को। इन प्रतिबंधों के बावजूद क्या यूनाइटेड नेशंस अमेरिका का गुलाम बन गया है? क्या यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय अमेरिका में होने का मतलब यह समझा जाए कि यूएन पर केवल और केवल अमेरिका का अधिकार है? बड़ा सवाल बनता है कि अगर अमेरिका के अंदर सर्गेई लेवरोव के आने पर पाबंदी है तो क्या इस तरह से यूनाइटेड नेशंस में भी आने पर पाबंदी मानी जाएगी? तमाम प्रश्न है साथियों। और ऐसे प्रश्नों में रशिया ने कहा कि यूएस वीजा उन्हें अब तक नहीं मिला है यूनाइटेड नेशंस में जाने का। यह खबर 2 से 3 सितंबर 2022 की है। मतलब यह है कि आपको यूएन में भी जाना है तो आपको अमेरिकी वीजा लेना होगा। इससे ज्यादा आप क्या मानेंगे कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था अमेरिका के इतने जबरदस्त कब्जे में है? दुनिया को जो दिखाया जाता है क्या वाकई में यूएन वैसा ही है? अगर वैसा होता तो आज अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में स्थित यूएन, जो कि अंतरराष्ट्रीय पीस की बात करता है, वो केवल अमेरिकी वीजा पर निर्भर ना होता। सर्गेई लेवरोव को भी अगर अपनी बातें रखनी है तो उन्हें यूएस में जाने का इजाजत मिलना चाहिए था। गजब हो रहा है साथियों। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो खबर बन रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां 15 मेंबर का सदस्य सीट है। यहां पे 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में हमने आपको कई बार पहले भी बताया है। आपको याद होगा हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा पुतिन के ऊपर आरोप लगाया गया, आईसीसी के द्वारा इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईसीसी के द्वारा जारी किए गए वारंट के साथ जब पुतिन भारत आएंगे क्या उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? इस पर हमने सेशन किया है। तो बड़ा प्रश्न यह बनता है कि क्या सर्गेई लेवरोव अमेरिका जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे? क्योंकि उनको तो प्रतिबंधित किया हुआ है। आप देख सकते हैं दुनिया भर के अंदर से अब यह मांग उठ रही है कि रूस की प्रेसिडेंसी छीन ली जाए। और तो और यूक्रेन यह मांग कर रहा है कि रूस की न केवल प्रेसिडेंसी छीनी जाए बल्कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रूस को ही बाहर निकाल दिया जाए। बड़ा सवाल है, क्या रूस को बाहर निकाला जा सकता है? तो यूक्रेन का दावा है कि साहब वंस अपॉन ए टाइम हम लोग यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। यूक्रेन और रशिया मिलकर कुल 15 देश ऐसे थे जो यूएसएसआर का हिस्सा होते थे। यूएसएसआर जो है वो असल मायने में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर हुआ करता था, लेकिन यूएसएसआर का विक्टर 1991 में हो गया। उसके बाद 15 देश बने, उनमें से फिर रशिया को ही क्यों प्रेसिडेंसी दी गई? ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं लिखा हुआ था। 15 देशों को संयुक्त रूप से प्रेसिडेंसी मिलनी चाहिए थी। यूक्रेन की यह डिमांड है। यूक्रेन का कहना है कि रशिया गलत तरीके से 1991 के बाद में प्रेसिडेंट बना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है। वास्तविकता में उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूएसएसआर था, ना कि रशिया। यूएसएसआर तो खुद 15 देशों में टूटा है, उन 15 में से एक यूक्रेन है। तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन के साथ साथ चाहे बेलारूस हो, चाहे बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो, इन सबको संयुक्त रूप से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। केवल रशिया को ही मेंबरशिप क्यों दी जाए? इस ग्राउंड को आधार मानकर यूक्रेन डिमांड कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन वालों, आप में से इस रशिया को पहले ही बाहर निकालो। आपको मैं बता दूं, यूनाइटेड नेशंस जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापित की गई वो अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि कल को तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। आपको याद होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ही कम समय में अंतराल में हो गए थे, इसलिए दुनिया वालों को ये बड़ी चिंता थी कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो कहीं तेजी से ना हो जाए। इसलिए एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें सारी दुनिया की ताकतवर एजेंसीज एक साथ बैठे और दुनिया के सब देशों को एक मंच पर लाया जाए। इसी क्रम में यूएनएससी का गठन किया गया था।
आज परिस्थितियां बड़ी विचित्र हैं। जो यहां पर 5 परमानेंट मेंबर हैं उनमें से ही एक मेंबर ऐसा है जिसके खिलाफ अन्य सारे मेंबर हो रखे हैं। हां, वो बात दूसरी है कि रशिया को कभी कभार चीन का समर्थन मिलता है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या औचित्य रहा उस यूएन का जिसकी जिम्मेदारी वर्ल्ड वॉर को रोकने की थी, और आज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते वापस से तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं उतनी ही तेजी से बनती जा रही हैं। यह सवाल निश्चित ही लोगों को असमंजस में डालता है। यानी कि एक प्रकार से इस यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूएनएससी की जो मेंबरशिप है वो प्रेसिडेंसी के साथ साथ ना केवल रूस को बहुत बड़े संकट में डालती है बल्कि यूएन की साख के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। आपको मैं बता दूं, सिक्योरिटी काउंसिल में वर्तमान के अंदर जो 15 परमानेंट मेंबर हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। उनमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं चाइना, फ्रांस, रशिया फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूएस। ये तो 5 परमानेंट मेंबर हैं। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनमें फिलहाल भारत नहीं है। भारत की नॉन परमानेंट मेंबरशिप खत्म हो चुकी है। ये आप यहां पर देख सकते हैं, अल्बानिया, ब्राजील, इक्वाडोर, गैबोन, घाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड और यूएई। ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर यहां पर शामिल है। कुल मिलाकर के 15 मेंबर यहां पर 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर मिलकर के होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप नॉन काउंसिल मेंबर स्टेट भी कहते हैं। यूएनएससी का काम क्या होता है? यूएनएससी का काम होता है दुनिया में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। बनाए रखने के लिए ये क्या करती है? ये अपने द्वारा अगर आपस में ये सारे देश एक होकर निर्णय ले लें कौन से 5 परमानेंट मेंबर, तो ये किसी दुनिया के देश के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान पर अटैक हुआ था, अमेरिकी अटैक, कब? जब आतंकवादियों के द्वारा अमेरिका में हमला किया गया था। उसकी एवज में जब अमेरिका समेत जितने भी नाटो मेंबर्स थे वो अफगानिस्तान पर जब हमला करने आए थे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पारित किया था। यूनाइटेड स्टेट्स के मिशन से, जो कि यूएन के अंदर यूएस का जो मिशन है, उनसे सवाल पूछा गया, क्या सर्गेई लेवरोव को आने की इजाजत दी जाएगी? क्या इस स्थिति में अमेरिका उस मीटिंग का बायकॉट करेगा जिसको रशिया लीड करेगा? इन तब सभी सवालों के जवाब में यूएस के द्वारा केवल एक ही जवाब दिया गया कि ये एक मल्टीनेशनल संस्था है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको किसी एक देश पर ही केंद्रित करने का कहीं कोई सही औचित्य नहीं है। हम केवल ये मानते हैं कि हमें जितना पता है उस आधार पर यूएन की प्रक्रिया यथावत रूप से चलती रहेंगी। ये जवाब यूएस की तरफ से जो एम्बेसडर नियुक्त हैं, मिसेस ग्रीनफील्ड, जो कि नियुक्त हैं यूएन के अंदर, उनके द्वारा दिए गए थे। ये प्रश्न पूछा गया मतलब उनके व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन से भी कि क्या लगता है कि रशिया की प्रेसिडेंसी किसी प्रकार से असर डालेगी, तो उनका कहना है कि अभी आने वाला समय बताएगा। हर जगह एक ही चीज। इसी बीच में एक खबर और निकल कर आती है, यूक्रेन का पड़ोसी पोलैंड, वहां के एक सरकारी वहां के एक प्रमुख न्यूज चैनल ने एक खबर प्रकाशित की और उसका कहना था कि यूक्रेन के तो अधिकांश हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस के कब्जे के कारण दुनिया जो है वो इस चीज को समझे कि आप रूस को रोकने में नाकामयाब रहे हैं, बस आप इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और उसने इस प्रकार से एक खबर अभी हाल ही में मार्च के अंतिम सप्ताह के अंदर चला दी। ये अगेन एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि पोलैंड ने जिस प्रकार से पुतिन को आइसोलेट करने के लिए वेस्ट पर प्रेशर क्रिएट किया, वो दूसरा मैसेज ये भी देता है कि क्या पुतिन कामयाब हो गए हैं यूक्रेन पर कब्जा जमाने में। हालांकि ये सारी खबरें मार्केट में तो चल रही हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से ना तो किसी दुनिया के देश ने, ना रूस ने यह घोषणा की है कि उसने यूक्रेन पर कब्जा पूरी तरह कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल बनता है कि यूक्रेन चाहता क्या है ऐसी स्थिति में जब रशिया के द्वारा यूएनएससी की प्रेसिडेंसी की जा रही हो। तो जवाब है, यूक्रेन ने दुनिया वालों से कहा है, क्या कहा है कि भैया आप रशिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट से बाहर निकालिए। बड़ा प्रश्न बनता है, क्या वीटो पावर रूस से छीनी जा सकती है? तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, यूएन के जितने भी बॉर्डर हैं, जितने भी मेंबर हैं, उन मेंबर्स के अंदर जितनी भी बातें होती हैं वो यूएन चार्टर के अनुरूप होती हैं। यानी कि एक तरह से समझिए, जैसे भारत संविधान से चलता है ऐसे ही यूएन चार्टर से चलता है। उस यूएन चार्टर के अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी बात मेंशन नहीं है। मैं आपको यहां पर बता दूं कि एक दस्तावेज का जिस पर कि और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है यहां पे वो क्या है कि सोवियत संघ से यूएन के अंदर मेंबरशिप रूस को दिया जाने का जो प्रस्ताव है वो भी एक लेटर पर साइन हो रखा है, उसका भी कोई आधिकारिक रूप नहीं है। मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट सीट है, इन परमानेंट सीट पर लोगों की नियुक्ति का जो प्रस्ताव है, असल में ये परमानेंट मेंबर्स जो हैं इनको लाने का जो प्रक्रिया है ये अब तक 2 बार बदली गई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की शुरुआत में जो आज देश बैठे हुए हैं यही सारे देश नहीं थे।
होने के लिए 5 ही देश थे, लेकिन उन 5 देशों में नाम बदलाव चलता रहा। 5 देशों में रशिया, 5 देशों के अंदर अमेरिका, यूके और फ्रांस, ये तो तब से चले आ रहे हैं जब से यूएनएससी बना है। लेकिन यूएसएसआर से रशिया का आ जाना और चीन के नाम में बदलाव होना, क्योंकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये नाम का बदलाव होना जो है ये देखा गया 1971 के अंदर यूएनएससी के अंदर। तो लोगों का कहना है कि जब नाम के अंदर बदलाव हो सकता है तो क्या यह संभव नहीं कि रूस को हटा करके यूएसएसआर के उस समय के सारे 15 देशों को मेंबरशिप दी जाए, या फिर जिस प्रकार से पहले ताइवान को हटा करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मेंबरशिप दी गई, ठीक इसी प्रकार से किसी और देश को हटाकर किसी अन्य देश को मतलब इसके अंदर मेंबरशिप दी जाए। यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण प्रश्न के अंदर एक जवाब निकलकर आता है अल्मा आटा प्रोटोकॉल से। अल्मा आटा प्रोटोकॉल कहता है कि रशिया को उस समय जब यूएसएसआर टूट रहा था तब सारे देशों ने मिलकर अपना समर्थन पत्र सौंपा था। उस समर्थन पत्र में यूक्रेन का नाम भी था, जिसने यह कहा था कि यूएसएसआर के स्थान पर आपको यह प्रेसिडेंसी मिल जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। फिलहाल यही यूक्रेन आज जब प्रश्न उठाता है तो यह देखना होगा कि यूएन जो कि दुनिया को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय पीस की बात करता है, उसके तो खुद ही कार्यकाल में इतने सारे लोचे हैं। उन लोचों में से एक लोचा सीधा सीधा यह दिख रहा है कि उसने एक मेंबर स्टेट को बदल के दूसरे को बना दिया, दूसरा एक देश को रिप्लेस करके दूसरे देश को डाल दिया। तो क्यों नहीं आज रशिया की मेंबरशिप पर सवाल खड़े किए जाएं, या क्यों नहीं आज किसी नए देश की एंट्री पर मतलब दाव लगाया जाए। आपको याद होना चाहिए भारत निरंतर प्रयास कर रहा है कि उसे यूएनएससी के अंदर वीटो पावर मिल जाए। ऐसी स्थिति में जब जब यूएन के अंदर संशोधन की बात होती है तो एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनकर आता है, और वो बेहतरीन प्रश्न यूपीएससी वाले विद्यार्थियों के लिए है। और वो प्रश्न ये है कि क्या आज भी यूनाइटेड नेशंस प्रासंगिक है? मतलब क्या यूनाइटेड नेशन आज भी सिग्निफिकेंट है? यह प्रश्न चिन्ह लगा करके जब छोड़ दिया जाता है तो इसके जवाब में आपको वो सारी बातें लिखने की आजादी है जिसकी शुरुआत आप कर सकते हैं जब से यूएन बना है तब से लेकर अब तक, केवल यह बात बोलते हुए कि यूएन की स्थापना यह सोचकर की गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। लेकिन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में एक वर्ल्ड वॉर का रूप लेता जा रहा है। यूक्रेन को दुनिया भर के देश अपने वेपन्स भेज रहे हैं, रशिया के साथ और देश धीरे धीरे जुड़ते चले जा रहे हैं, पोलर व्यवस्थाएं क्रिएट हो रही हैं। तो क्या यूएन जो है वो फेल हो रहा है? और अगर यूएन को बचाना है तो यूएन में संशोधन किया जाना या यूएन के अंदर सुधार किया जाना अनिवार्य है, और उन सुधारों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इस पर आपकी राय क्या है, यह आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि क्या रूस को यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद से बाहर निकाला जा सकता है? नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र महासभा से रूस को बाहर निकालने का प्रस्ताव पारित अगर कर दिया जाए तो स्थायी सदस्य पहली बार में जैसे ही प्रस्ताव पारित करेंगे, रूस खुद के खिलाफ खुद को वीटो कर देगा। वीटो कर देगा तो बिल पास नहीं हो पाएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि यदि दोबारा यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाए तो बात बन सकती है। 2/3 पर बहुमत होता है 66%। ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में 5 परमानेंट मेंबर में 3 तो वोट दे सकते हैं। कौन? अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये तो वोट दे सकते हैं। लेकिन बाकी बचे 2 देश, रशिया और चाइना, जो कि अपने आप में 5 के अंदर 40% एरिया है। अब जो 40% है ना, वो 40% इसके 2/3 को पूरा ही नहीं होने देता। ऐसी स्थिति के अंदर इसको हटाने की कोई भी संभावना या तरीका नहीं संभव हो पाता है। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इस मामले को ले जाया जा सकता है और उसमें यह प्रूव किया जा सकता है यूक्रेन के द्वारा कि रशिया की जो एंट्री थी ना वो अवैध थी। ऐसा कोई भी लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है कि यूएसएसआर ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रूस को चुना था, इसलिए रूस को हटाया जा सकता है। तीसरा, यूक्रेन के तर्क के आधार पर रूस की सदस्यता के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकती है। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि यदि दुनिया के ये सारे देश लामबंद हो जाएं तो यकीन मानिए कि यूनाइटेड नेशंस से ही थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी। यानी कि गलती से अगर रशिया को हटाने की कोशिश करने के लिए ये लोग निकले तो संभव है कि रशिया इसको बुरी तरह से रिटेलिएट करे। तो कहने का मतलब ये है फिलहाल के लिए कि सिक्योरिटी काउंसिल से किसको निकाला जाए किसको ना निकाला जाए, ये केवल एक ख्याली पुलाव ही हो सकता है। ऐसा कोई सीधी प्रक्रिया फिलहाल नहीं है जिसके तहत किसी को हटाया जा सके। ठीक है, हाँ ये बात सही है कि यूएन के अंदर जो चार्टर बने हुए हैं वो आर्टिकल 4 के तहत है
और यहां पर क्लॉज 51 है जिसके तहत यूएनएससी के किसी भी मेंबर को सेल्फ डिफेंस प्राप्त है किसी देश के ऊपर हमला करने का। क्या यहां पर आर्टिकल, ये जो क्लॉज 51 है जिसको ध्यान में रखते हुए रूस कहता है कि मैंने यूक्रेन पर हमला नहीं किया, मैं तो अपनी हिफाजत कर रहा था, मुझे पता था कि उस तरफ रशिया के खिलाफ प्लानिंग हो रही है, मैं तो इसलिए सामने वाले देश पर अटैक करने गया। इस कारण से रशिया अपने आप को यूक्रेन पर हमला करके मोरली करेक्ट सिद्ध करता है कि मैंने यूक्रेन पर इसलिए कार्रवाई की क्योंकि मेरे खिलाफ वहां पर प्लानिंग चल रही थी। ऐसा तो हर देश कह सकता है दूसरे देश के बारे में, लेकिन बस वही बात है कि यूएनएससी अब प्रासंगिकता को पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क लगा चुकी है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आई हो। मैपिंग की क्लास हमारी शुरू हो चुकी है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, हमारा एप्लीकेशन जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है अपनी पाठशाला का, यहां पर पेड क्लास सेक्शन में हमारी मैपिंग की क्लासेस हैं। मैपिंग की क्लासेस के साथ साथ ही उसी बैच में ही आपको भविष्य में आने वाली इंडियन ज्योग्राफी उसी प्राइस में आपको पे कितना करना है, 1999। 1999 में क्या मिलेगा, तो 1999 में आपको मैपिंग तो मिल ही जाएगी, वर्ल्ड मैपिंग जो शुरू हो चुकी है। इसके बाद इसी में ही इंडियन ज्योग्राफी, इसी में ही इंडियन मैपिंग, इसी में ही इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सारी सब्जेक्ट एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। बैच यहां से शुरू हुआ है। सवाल बना हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी जो छूट गया वो कब मिलेगा, तो जैसे ही ज्योग्राफी खत्म होगा, मई 15 तक खत्म हो जाएगा या 20 तक खत्म हो जाएगा, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर है, आप इसे डाउनलोड कर लें और एप्लीकेशन के ऊपर 3 तारीख से बैच शुरू हुआ है, आप इसे इंस्टॉल करें। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन ऑलरेडी हमारे साथियों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है। विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनके द्वारा बेहतरीन रेटिंग दी जा रही है। यदि आप भी हमारे पेड कोर्स के विद्यार्थी हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के हमारे इस एप्लीकेशन को रिव्यू करें और बताएं कि आपको किस तरह का कंटेंट यहां दिया जा रहा है। बेहतरीन करने का निरंतर प्रयास है। निरंतर प्रयासों में आपके फीडबैक कॉल भी हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। हमारी टीम आपको कॉल करके भी पूछ रही है और भविष्य में हम आपके डाउट सेशंस के लिए भी टीचर अपॉइंट करने जा रहे हैं, और तो और आप लोगों के लिए डाउट पर कॉल सेंटर पर भी टीचर्स अवेलेबल हो, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। 1999 के अंदर कोर्सेज उपलब्ध हैं। डेडिकेटेड जनरल अवेयरनेस कोर्स जो है वो आपके लिए तैयार किया जा रहा है मात्र 1999 के अंदर। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री की क्लासेस हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने मार्च में कवर करा दिया था, ये जैसे ही ज्योग्राफी खत्म होगी तुरंत ये भी आपको मिल जाएगी। तो जो बच्चे आज नए ऐड होंगे उन्हें पुरानी क्लास तो नहीं दिख रही है, लेकिन जब उनका ये कंप्लीट होगा तब उनको वर्ल्ड ज्योग्राफी फिर से उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये सारे कोर्सेज हैं, बिना किसी परेशानी के आप इन्हें ले सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारा चैनल अंकित अवस्थी सर के नाम से है। ये सारे फोन नंबर्स हमारे एक्टिव हैं जिन पर आप कॉल करके हमारे कॉल सेंटर से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ बस फोन नंबर हमने आपको शो कर रखे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।